हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं जो है भारत का प्राचीन इतिहास। यह यूट्यूब पर बहुत ही अच्छा साबित होगा, आप इसे देखिएगा। भारत के प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत के प्राचीन इतिहास जानने के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं और इसकी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। यह जो होगा पार्ट 1 अर्थात अध्याय 1 होगा। आइए देखते हैं क्या। तो देखिएगा, प्राचीन इतिहास का स्रोत देखेंगे कि प्राचीन इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। इसमें साहित्य क्या तो साहित्य होगा, विदेशी होगा, इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अलावा पुराण, उपनिषद, ये सभी भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत होंगे। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत प्रमुख कौन कौन से हैं। जैसे अभिलेख से होगा, खुदाई से होगा, सिक्के से भी होगा कि प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हमें प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं। देखिएगा क्या तो देखिएगा, 1 मिनट देखिए क्या था। प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत का पहला है नामांकन। क्या तो नामांकन देखिएगा, महाकाव्य और पुराण में महाकाव्य और पुराण में महाभारत को महाभारत यह कहा गया है, लेकिन यूनानी ने महाभारत को इंडिया कहा। यूनानी ने महाभारत को क्या कहा? तो इंडिया कहा। आइए देखते हैं आगे क्या। तो 1 मिनट देखिएगा। चीनी लोग ने भारत को इंतु या तिंतुज कहा। मुस्लिम इतिहासकार ने क्या तो भारत को हिंदुस्तान कहा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब भारत के निवासियों को भरत की पुत्र कहा। भारतवासियों को या निवासियों को भारतीय भरत की पुत्र कहा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या देखिएगा। 1 मिनट देखिएगा, इतिहास जानने के स्रोत प्रमुख कौन कौन से होंगे। देखिएगा 1 मिनट देखिए। हाँ देखिएगा 1 मिनट। हाँ देखिएगा क्या है तो धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्रोत है। क्या तो धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत है। देखिएगा, पहला जो है धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशी विवरण है, इसके अलावा क्या तो पुरातात्विक साक्ष्य। क्या तो पुरातात्विक साक्ष्य। धर्म ग्रंथ में देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे देखेंगे कौटिल्य के पुस्तक, चाणक्य के पुस्तक, मेगास्थनीज के पुस्तक, ये सभी हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में देखेंगे खुदाई, सिक्का और शिलालेख, इसी में देखेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा 1 मिनट देखिए। हाँ 1 मिनट क्या है तो देखिएगा, धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ क्या बोले हैं। धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में देखिए क्या क्या है। तो देखिएगा, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, एक तरफ है धार्मिक ग्रंथ और दूसरे तरफ है ऐतिहासिक ग्रंथ। देखिएगा, धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत जो है कि प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत में है वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेदांग हैं। क्या तो वेदांग हैं। इसके अलावा देखिए क्या है तो उपनिषद है। क्या तो उपनिषद हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, धर्मसूत्र हैं। क्या तो धर्मसूत्र हैं, अर्णयक हैं। क्या तो अर्णयक हैं। ये सभी जो हैं वैदिक साहित्य हैं। ये सभी क्या तो वैदिक साहित्य हैं। जबकि देख लेते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ तरफ क्या हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र हैं, कलहन की राजतरंगिणी हैं, अली अहमद की चचनामा हैं, पाणिनि की अष्टाध्याय हैं। इसके अलावा देखते हैं क्या है। देखिएगा, कात्यायन की गार्गी संहिता है, पतंजलि की महाभाष्य है, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस है। इसके अलावा पाणिनि जो हैं व्याकरण के भी लेखक हैं। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से भी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलता है। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा क्या तुम पहले इसी में देख लेते हैं। देखिएगा क्या है। देखिएगा देखिए इसमें क्या तो वेद कितने होते हैं। तो 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा क्या तो ऋग्वेद को संगीतों का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को क्या तो
ऋग वेद को पूजा पाठ का वेद कहा जाता है, साम वेद को संगीतों का वेद कहा जाता है, यजुर वेद को यज्ञ संबंधित है, जादू टोना एवं आडंबर जो है अर्थार्थ वेद में, किसमें तो अर्थार्थ वेद में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या तो ब्राह्मण ग्रंथ है, और क्या तो पुराण है, क्या तो पुराण है। पुराणों की संख्या कितने हैं तो 18 है, पुराणों की संख्या 18 है, जबकि संस्कारों की संख्या कितना है तो 16 है। वेदांगों की संख्या कितना है तो 6 है, वेदांगों की संख्या कितनी है तो 6 है। अब वेदांग में देखिएगा कौन कौन से 6 वेदांग हैं, क्या तो व्याकरण, कल्प, देखिएगा व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ये सभी क्या तो व्याकरण क्या तो वेदांग के अंतर्गत ही ये आते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो उपनिषद है, क्या तो उपनिषद है, उपनिषद की संख्या कितना है तो 108 है, क्या तो 108 है। और वेदांग कितने बोले तो 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, वेदांग आप ध्यान से याद रखिएगा। शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये कितना तो 6 वेदांग है। स्मृति ग्रंथ है, धर्म सूत्र है, अर्नायक है, क्या तो अर्नायक है। ये सभी क्या तो वैदिक साहित्य। हम आगे देखेंगे वैदिक साहित्य को बहुत ही बारीकी और डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ दने ऐतिहासिक ग्रंथ तरफ देखिएगा। कौटिल्य की अर्थशास्त्र जैसे आपको बता चुके हैं। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इसे भी हम बहुत बारीकी से आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या तो देखिएगा। एक मिनट। वेद, क्या तो देखिएगा वेद से देखिए। वेद जो है क्या वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, क्या तो ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, क्या तो ऋग्वेद है। संकलनकर्ता पूछेंगे कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है तो महर्षि कृषि द्वैपायन वेद व्यास है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं आगे क्या तो देखिएगा। एक मिनट देखिएगा। वेद बता दिए हैं कि 4 है, कितने तो 4 हैं। देखिएगा उसका नाम भी आपको दिख रहा होगा, देखिएगा देखिएगा। एक मिनट। क्या तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये अर्थार्थ वेद, ये जो हैं पूजा पाठ से संबंधित है। ऋग्वेद जो है क्या है तो पूजा पाठ से संबंधित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है तो 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जबकि ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होर्ती कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या तो होर्ती कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके अलावा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में तो ऋग्वेद में। 9वें मंडल तो हम सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वां मंडल किससे संबंधित तो सोम देवता से समर्पित है। 8वें मंडल जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हम हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया तो खिल कहा गया है। क्या तो खिल कहा गया है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का वर्णन है। कौन तो पुरुष सूक्त का वर्णन है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से बनता है ऋग्वेद को हम बहुत ही बारीकी से आगे पढ़ें, लेकिन आपको हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर दे देते हैं। आप उसे पॉइंट बनाकर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। ऋग्वेद में अग्नि को 250 बार उल्लेखित किया गया है। ऋग्वेद में क्या है तो ऋग्वेद में इंद्र को 250 बार उल्लेखित किया गया है, जबकि अग्नि को 200 बार उल्लेखित किया गया है। ऋग्वेद में क्या बोले हैं, ऋग्वेद में अग्नि इंद्र को 250 बार, ऋग्वेद में इंद्र को 250 बार और अग्नि को 200 बार उल्लेखित किया गया है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा पूछता है शतपथ ब्राह्मण का स्थान कौन लेता है तो ऋग्वेद लेता है। कौन तो ऋग्वेद लेता है। आपको ऋग्वेद से जितने भी पॉइंट बताए हैं आप उसे ध्यान से अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्या तो सामवेद। सामवेद को कहते हैं संगीतों का वेद। संगीतों का वेद कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वालों उद्रातु कहलाता है। क्या तो उद्रातु
कहलाता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा यजुर्वेद है क्या, तो यजुर्वेद जो है पूजा पाठ यज्ञ से संबंधित है। इसमें बलि समय अनुष्ठान दिया जाता है। इसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को यद्धर्वी कहा जाता है। ऋग्वेद पढ़ने वालों को यद्धर्वी कहा जाता है। पीछे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या, तो यह अर्थात वेद जादू टोना आडम्बर इसी का उल्लेख यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा पूछता है कि ऋग्वेद का क्या बोले हम, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होर्ती, यजुर्वेद को क्या तो अधर्व्यू, सामवेद को उदार्थ, सामवेद को क्या कहते तो उदार्थ कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से पूछ सकता है ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद भी होता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होता है क्या, तो गंधर्व वेद होता है। क्या, तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है। और अर्थात वेद का उपवेद जो क्या होता है, तो शिल्प वेद होता है। क्या होता है, तो शिल्प वेद होता है। वेद से आपको हम इतने जानकारी दे दिए हैं, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे वेद से संबंधित वैदिक सभ्यता में बहुत बारीकी और डिटेल से। आपको हम जितने भी वेद से जितने भी जानकारी आपको हम दिए हैं, आप अपने से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही बार पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना भी बनती है। आइए हम देखते हैं क्या, तो एक मिनट, इतिहास जानने का स्रोत क्या, तो इतिहास जानने को स्रोत देखिएगा। अर्थशास्त्र में देखेंगे क्या, देखेंगे अर्थशास्त्र में लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य अर्थात जो है देखिएगा चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। यह जो है मौर्यकालीन राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में है। मौर्यकालीन राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में है। मूल रूप से राजनीतिक पर आधारित है। यह जो है क्या, तो देखिएगा चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। यह जो है पूरा राजनीतिक पर आधारित है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इसके अलावा बिंबिसार के भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। आगे हम इसे मौर्य वंश में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण जानकारी बनती है हम आपको उसे दे देते हैं। आइए देखते हैं। लेकिन इसी में पूछेंगे क्या, तो अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग हैं, 180 अध्याय हैं, 180 अध्याय हैं। लेकिन पूछेंगे किस भाषा में लिखा है, तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आइए देखते हैं आगे क्या, तो एक मिनट देखिएगा। देखिए क्या, तो राजतरंगिणी, इसका लेखक कलहन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन है। भाषा पूछेंगे तो संस्कृत है। भाषा क्या है, तो संस्कृत है। लेकिन पूछेंगे राजतरंगिणी के लेखक जो कलहन है, राजतरंगिणी के लेखक जो कलहन है किस पर लिखे, तो कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया है। कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं, जिसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अर्थशास्त्र से संबंधित ये सभी जानकारियाँ थी। आइए देखते हैं आगे क्या, तो चचनामा, क्या बोले हैं, चचनामा देखिएगा। चचनामा के लेखक अली अहमद है। चचनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद हैं। भाषा पूछेंगे तो अरबी भाषा में। चचनामा किस भाषा में, तो अरबी भाषा में। किस विषय पर, तो अरबों की सिंध विजय पर लिखा गया है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे क्या है, तो पाणिनि, क्या बोले हैं, तो पाणिनि देखिएगा। अष्टाध्यायी की लेखक कौन है, तो पाणिनि है। कौन है, पाणिनि है। इसके अलावा पाणिनि जो है व्याकरण के भी लेखक है। पाणिनि किसका लेखक है, तो व्याकरण के भी लेखक हैं। विशेषता जो है संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा विषय जो है मौर्य पूर्व एवं मौर्य युग में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा गया है। गार्गी संहिता जो है इसका लेखक है कात्यायन है। यह ज्योतिष क्या है, यह ज्योतिष एवं भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी देता है। कौन, तो गार्गी संहिता जो पुस्तक है भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी देता है। देखिए महाभाष्य, क्या, तो महाभाष्य जो है पतंजलि के लेखक हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि हैं। यह जो है
पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित की जानकारी देता है। और विषय जो है किस विषय पर, तो शुंग वंश की जानकारी पर लिखा गया, शुंगों की जानकारी पर। देखिएगा क्या, तो विदेशी यात्रियों का विवरण, इसी में भी देख लेते हैं कि विदेशी यात्री में कौन कौन है। तो यूनानी लेखक रोमन, चीनी लेखक, अरबी लेखक, इसके अलावा है अन्य लेखक। इससे भी भारतीय प्राचीन इतिहास की भी जानकारी का स्रोत मिलता है। इसे भी हम आगे बहुत ही बारीकी और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में भी हम कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं और आप उसे अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगा। यह यूट्यूब पर बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ाएंगे। यह जो है पहली बार यूट्यूब पर ऐसा वीडियो है जो इतिहास बना रहेगा। देखिए क्या, तो यूनानी लेखक रोमन, प्रमुख लेखक हैं टेरियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डायमेकस। हेरोडोटस से संबंधित देखिएगा, देखिएगा एक मिनट, देखिएगा हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता। तो पहला प्रश्न पूछते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास का पिता किसे कहा, तो हेरोडोटस को। इसका जन्म कब हुआ, तो 484 BC में हेरोडोटस का जन्म हुआ और 425 BC में इसका निधन हुआ है। हेरोडोटस का एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, क्या, तो हिस्टोरिका है एक प्रसिद्ध पुस्तक है। देखते हैं आगे क्या, तो एक मिनट देखिएगा। मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन, तो मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन मेगास्थनीज आया था। इसका पुस्तक क्या है, तो इंडिका पुस्तक है। इंडिका पुस्तक है। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, तो इंडिका पुस्तक है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। एक मिनट देखिएगा क्या, तो डायमेकस, एक मिनट देखिएगा। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। जो बिंदुसार के दरबार में आया था। यहाँ से प्रश्न बहुत बार ही पूछता है। देखिएगा डायरेक्ट पूछता है कि डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में जो कौन से वंश के थे, तो आप इसका जवाब कमेंट में बताएं कि बिंदुसार कौन से वंश का था। इसके अलावा क्या, तो डायोनिसियस जो है मिस्र नरेश टालमी फिल्डा डेल्फस का राजदूत था। जो अशोक के दरबार में आया था। टालमी क्या, तो टालमी जो है भारत भूगोलिया नामक पुस्तक लिखी। टालमी जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। कौन, तो टालमी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी नेचुरल हिस्ट्री में मिलती हुई, जो जिसका लेखक कौन है, तो प्लिनी है। देखिएगा चीनी यात्री कौन कौन है, तो देखिएगा फाहियान, संयुन, हवेनसांग, इतिसांग और हबेसांग। देखिएगा यहाँ से प्रश्न खूब पूछता है। देखिएगा फाहियान संबंधित राज्य गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय जो पुस्तक है बौद्ध राज्यों पर अभिलेख है। देखिएगा जानकारी जो है मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। तब पूछेंगे मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध किसने बताया, तो फाहियान ने। किसने बताया, तो फाहियान ने बताए थे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। गुप्त राजा नरेश द्वितीय का जानकारी किसने दी, तो फाहियान ने दी। इसके अलावा क्या, तो संयुंगन कौन थे, संयुंगन। देखिएगा यह 518 में भारत आया। इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां की। भारत कब आया, तो 1518 में। कितने वर्ष की यात्रा की, तो 3 वर्षों की यात्रा किसने की, तो संयुंगन ने। हवेनसांग देखिए यात्रा 629 AD से 645 AD तक रहा। शासनकाल पूछेंगे
हार्वेन संघ किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसकी पुस्तक कौन? तो CU की। हार्वेन संघ की पुस्तक कौन है? तो CU की। हर्षकालीन व्यवस्था, हर्षकालीन व्यवस्था 138 देशों का विवरण, 138 देशों का विवरण CU की पुस्तक में मिलता है, CU की पुस्तक में मिलता है। देखिएगा, विशेष बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन कार्य किए। अर्थात कहने का है हार्वेन संघ जो था क्या, तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े भी और दूसरों को पढ़ाए भी। समकालीन कुलपति आचार्यशील भद्र थे। समकालीन कुलपति कौन थे? तो आचार्यशील भद्र थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इति सिंह 7वीं सदी के अंत में आया, 7वीं सदी के अंत में आया। इसकी जानकारी समकालीन भारत नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से मिलता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से मिलता है। किसकी? तो इति संघ की। इसके अलावा क्या, तो अरबी लेखक, अरबी लेखक में देखिएगा अलबरूनी इबन बतूता है। अलबरूनी कौन? तो इबन बतूता है। देखिएगा क्या, तो एक मिनट देखिएगा, अलबरूनी के बारे में पढ़ते हैं पूरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिएगा, महमूद गजनवी के साथ आने वाला अरबी लेखक कौन है? तो अलबरूनी। तब पूछेंगे अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी जो था किस भाषा में पुस्तक लिखी? तो अरबी भाषा में। पुस्तक का नाम क्या है? तो अलबरूनी के पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, तहकीक हिंद या भारत की खोज। किसने लिखी? तो अलबरूनी ने, अलबरूनी ने। आधुनिक भारत में बताइए कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा जो है अरबी। 80 अध्याय में, 80 अध्याय में पूछेंगे अलबरूनी किस भाषा में लिखा? तो अरबी भाषा में। किस भाषा में? तो अरबी भाषा में, 80 अध्याय में। लेकिन इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी धर्म, क्या बोले हैं? धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, समाज, तंत्र मंत्र, राजपूतिन, राजनैतिक सामाजिक स्थितियां में मिलती हैं, राजनीतिक सामाजिक स्थितियां में मिलती हैं। दूसरा क्या है? तो इबन बतूता। देखिएगा, इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन मोरक्को की यात्री। मोहम्मद इबन बतूता मोरक्को की यात्री था, जो लेखक और खोजी पुस्तक। इबन बतूता का पुस्तक कौन है? यात्रा वृतांत, रेहला। यात्रा वृतांत या रेहला कौन सी भाषा में? तो अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? तो अरबी भाषा में। आइए देखते हैं। लेकिन यहाँ से पूछता है इबन बतूता किसके साथ भारत आया था, या इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। जानकारी कुछ देखिएगा, 14वीं सदी में की 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियां एवं दिल्ली सल्तनत की जानकारी। दिल्ली सल्तनत की जानकारी किससे मिलता है? तो रेहला पुस्तक से ही मिलती है, रेहला पुस्तक से ही मिलती है। अन्य लेखक क्या बताता है कि भारतीय इतिहास के प्राचीन जानने की सूरत में तारानाथ तिब्बती लेखक है, तारानाथ तिब्बती लेखक है। जो पुस्तक है कयुंगर और तयुंगर, कयुंगर और तयुंगर है। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा की, पांड्य राज्य की यात्रा की, जो इटली की यात्री थी, जो इटली की यात्री थी। एक मिनट देखिएगा, आगे क्या तो पुरातात्विक साक्ष्य। क्या तो पुरातात्विक साक्ष्य। एक तरफ है अभिलेख, दूसरे तरफ है स्तंभलेख, तीसरे तरफ है सिक्के एवं अन्य चीजें, सिक्के एवं अन्य चीजें। देखिएगा, अभिलेख से भी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, और स्तंभलेख से और सिक्के एवं अन्य चीज से। जैसे देखिएगा, अशोक के शिलालेख से भी मिलते हैं, अशोक के शिलालेख एवं सिक्के से कि उस समय में जो सिक्के चल रहे थे, उस समय में किसका तस्वीर थे। जैसे देखिएगा, कोई राम सीता का, जैसे अकबर बनैले था राम और सीता का पिक्चर, और कुछ अन्य राजा हो कहीं कहीं का भी बनाए थे। देखिएगा, इसका अध्ययन क्या तो अभिलेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन क्या? इपिग्राफी कहलाता है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। न्यूमेस्टिक सिक्कों का अध्ययन, न्यूमेस्टिक सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी, न्यूमेटिक्स सिक्कों का अध्ययन, न्यूमेटिक्स सिक्कों का अध्ययन। इसके अलावा देख लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख। देखिएगा, देखिएगा एक मिनट, महत्वपूर्ण अभिलेख जो भी हम आपको बताते हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अभिलेख है, शासक है, जानकारी है। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है, तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राजा खारबिल, सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र किया गया था। पूछेंगे
भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में? तो हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित? तो कलिंग राजा खारवेल से हैं। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख? राजा रुद्रदामन, राजा रुद्रदामन। सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात, सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात। नासिक अभिलेख क्या? तो नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभ श्री, गौतमी बल्लभ श्री। प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त, एल्कोहल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश या सुवर्धन। रेशम बुनकर की श्रेणी, ग्वालियर की अभिलेख, प्रतिहार नरेश की भोज। भीतरी एवं जूना भी गढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त। हुनों के आक्रमण की जानकारी, हुनों के आक्रमण की जानकारी किससे मिलता है? तो भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख से मिलता है। अब भीतरी अभिलेख किसकी है? तो स्कंदगुप्त रुद्रदामन की, स्कंदगुप्त रुद्रदामन की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या। तो 1 मिनट देखिएगा। देवपाड़ा अभिलेख क्या? तो बंगाल शासक विजय सिंह। 20 नगर विदेशी गरुड़ स्तंभ लेख क्या? तो होली ओसड मध्य भारत में मध्य भगवत। एरन अभिलेख, भानुगुप्त। सती प्रथा का पहला लिखी हुई। एशिया माइनर का बोगजोई अभिलेख 1400 BC में लिखा गया, जो वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नातस्य का उल्लेख है। मित्र वरुण इंद्र नातस्य का उल्लेख है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, और नहीं तो स्क्रीन शॉट मारकर आप अपने कॉपी पर इसी तरह का लिख लीजिए और इसे 1 से 2 बार पढ़ाई कीजिए। यहाँ से बहुत ही प्रश्न बनते हैं और अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे आल है ग्रुप डी, NTPC, SSC GD, MTS अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। भारतीय प्राचीन इतिहास जानने की स्रोत हम पढ़ ली हैं। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे क्या? तो प्रादेशिक काल, प्रागदेशिक काल देखिएगा क्या? तो प्रागैतिहासिक काल अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन पार्ट 1 में अर्थात अध्याय 1 में जो भी हम पढ़ाए हैं आप उसे एक बार पुनः देख लीजिएगा, ताकि आपको एक ही वीडियो में यह सभी चीज़ याद हो सके। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।